हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे डिटर्मिनेंट्स बेसिक क्रेमर लॉ। क्रेमर लॉ इज यूज्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट फॉर टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन we have two equations a1x plus b1y is equal to c1, a2x plus b2y is equal to c2. We have two equation. We need to solve both equation. हमें दोनों को सॉल्व करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो दोनों इक्वेशन में सॉल्व करना है यूजिंग डिटर्मिनेंट एंड दैट इज क्रेमर लॉ। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। बनाने का तरीका आपको देखिएगा। डी बनाएंगे सबसे पहले, ये बड़ा आसान होता है डी बनाना। ये हो जाएगा आपका a1 b1 a2 b2, simply coefficient put कर देंगे a1 b1 a2 b2. Here a1 and a2 are coefficient of x and b1 and b2 are coefficient of y. तो a1 a2 are coefficient of x and b1 and b2 are coefficient of y. अब बनाएंगे dx. Now see carefully. For dx a1 a2 are replaced by c1 c2. dx में क्या होगा, x से कोफिशिएंट क्या है हमारे a1 a2 है, तो हम क्या करेंगे, we replace कोफिशिएंट ऑफ x a1 a2 बाय c1 c2. यहां आ जाएगा c1 c2, c1 and c2 और b1 b2 as it is, no change, right? And for dy कोफिशिएंट ऑफ y that are b1 and b2 are replaced by c1 c2 और a1 a2 ऐसे ही रहेगा, a1 a2 as it is, no change, and b1 b2 की जगह आ जाएगा c1 c2. होप इट इज क्लियर टू यू। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले। डी तो आसान है, a1 b1 a2 b2. dx में फॉर dx कोफिशिएंट ऑफ x a1 a2 आर रिप्लेस बाय c1 c2 एंड b1 b2 एज इट इज. फॉर dy कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज b1 b2 आर रिप्लेस बाय c1 c2. सो b1 b2 आर रिप्लेस बाय c1 c2 एंड a1 a2 एज इट इज. ये होता है डी dx और dy लिखने का तरीका। उम्मीद करता हूं आपको बात एकदम क्लियर होगी। ये आपके हो गए डी dx और dy, आप देख सकते हैं लिखे हुए, ऑलरेडी लिखे हुए, और फर्दर हम प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया वर्किंग रूल। फर्स्ट, व्हेन d is not equal to 0 it is unique solution and consistent. When d not equal to 0 it is unique solution and consistent. Where x is given by dx upon d, that is dx upon d, y dy upon d, that is dy upon d. x y की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। सेकेंड प्रॉपर्टी कंटिन्यू करेंगे। when d equal to 0 and any of dx और dy not 0 then no solution. अगर d 0 आ जाए और dx और dy में कोई भी एक नॉन जीरो हो, dx और dy में कोई भी एक नॉन जीरो हो, नॉट जीरो हो, then no solution and we set as a inconsistent. d0 dx 0 dy 0, सारे के सारे जीरो, d dx dy सारे जीरो आएंगे, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन एंड इट इज अ कंसिस्टेंट. तो ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से, है ना। बाकी जब इसे एग्जांपल करेंगे तब अच्छे से क्लियर होगा। कोई भी प्रॉपर्टी तब अच्छे से क्लियर होती है वो उसे एग्जांपल करते हैं, तो एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल नोट कर लीजिए एंड वी गो फॉर एग्जांपल फॉर बिट बेटर क्लियरिंग। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, उससे हमारी प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। Solve equation using Cramer law. Equation of 3x minus 4y equal to 1 and minus 2x plus 5y equal to minus 3. ठीक है, दोनों इक्वेशन है, हमें इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं यूजिंग क्रेमर लॉ। मैं पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, इत्मीनान से देख लीजिए किस तरह करना होता है। पहले निकालेंगे डी, ये तो बड़ा आसान होता है डी निकालना। डिटर्मिनेंट को 3 इन -4 एंड -2 इन 5। डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। डी विल बी 15 -2 इंटू -4 8, आंसर इज 7। डी तो निकल गया, ठीक। यहाँ लिख देंगे डी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज यूनिक सोल्यूशन। जो भी आंसर आएगा यूनिक सोल्यूशन ही आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब निकालेंगे dx, डिटर्मिनेंट, ठीक। अब इसमें देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x क्या हमारे 3 और -2 है ना, 3 -2 है, इनको हटा देंगे तो दीज आर रिप्लेस बाय 1 एंड -3, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ x 3 and -2, these two are replaced by 1 and -3, यहाँ इसको रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 1 और -3, और बाकी -4 5 एज इट इज कॉपी कर देंगे, -4 5 कॉपी कर देते हैं। सॉल्व कर देते हैं इसको। 1 इंटू 5 5 माइनस इंटू -4 12, आंसर इज -7। ये निकल गया dy, सॉरी dx।
अब निकालेंगे dy, अगेन डिटर्मिनेंट, एंड फॉर dy कोफिशिएंट ऑफ y we can see -4 and 5, so -4 and 5 here, so this -4 and 5 can be replaced by 1 and -3, ये एज इट इज रहेगा। तो dy में आपका 3 -2 एज इट इज रहेगा, नो चेंज, and this coefficient of y that are -4 and -5 are replaced by 1 and -3, 1 and -3. Now solve this, 3 into -3 -9 and +2, answer is -7, and finally x, the value of x is dx upon d, dx is -7 and d is 7, सॉल्व करने पर आ गया -1, y is again dy upon d, dy is -7 and d is 7, डिवाइड करने पर, अच्छा आंसर तो हमारे निकल गए। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, x की वैल्यू आई हमारी dx अपॉन d, dx is -7, d is 7, गेट कैंसल, आंसर इज -1, y is equal to dy by d, dy is -7, d is 7, डिवाइड किया, गेट कैंसल, आंसर इज -1, x is -1, y is -1, आंसर आ गया, नो इशू। एक बात का बस ध्यान रखेंगे, इसमें जो गलती होती है, ये आप देखिएगा, इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 है, a2x b2y इज इक्वल टू c2 है, तो जो c1 और c2 है दोनों इक्वेशन के राइट साइड में है, c1 एंड c2 बोथ आर ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वेशन, तो ये 1 और माइनस, ये c1 और c2 है, दोनों इक्वेशन के राइट साइड में होने चाहिए, लेफ्ट में नहीं होने चाहिए। बात एकदम क्लियर है, c1 एंड c2 बोथ आर ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वेशन, तो c1 एंड c2 बोथ ऑन द राइट साइड ऑफ, दोनों RHS में होने चाहिए, LHS में नहीं होने चाहिए। अगर आप इन्हें, अगर किसी ने गलती से इधर LHS में रख दिया तो साइन एरर हो जाएगा। टेस्ट, अब एक दो और एग्जांपल करते हैं, देन इट विल बी मोर सॉर्टेड। अगला क्वेश्चन आप प्रयास करेंगे, क्वेश्चन है सॉल्व इक्वेशन यूजिंग क्रेमर लॉ, इक्वेशन इज 2x - y इज इक्वल टू 17 एंड 3x + 5y इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से प्रयास करिए, और आप प्रयास जरूर करेंगे, उम्मीद करता हूँ प्रयास जरूर किया होगा, और अब सॉल्यूशन मिला के देख लीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपने सही सॉल्यूशन निकाला होगा। एनीवे मैं पूरे प्रोसेस सॉल्व कर रहा हूँ, मिला लेंगे आप, सबसे डी निकलेगा इज ईजिएस्ट, क्वेश्चन 2 एंड y का -1 एंड 3 एंड 5, डी के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, 2 into 5 10 minus 3 into -1 -3, आंसर इज 13, डी के लिए निकल गई। फिर लिखेंगे d इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इट प्रोवाइड्स यू यूनिक सोल्यूशन। फिर कंटिन्यू करते हैं, अब निकालेंगे dx, अगेन ए डिटर्मिनेंट, एंड फॉर dx कोफिशिएंट ऑफ x 2 and 3 are replaced by 17 and 6, so 17 and 6, coefficient of x that is 2 and 3 are replaced by 17 and 6, -1 5 as it is, सॉल्व कर लेते हैं, 17 into 5 85 minus 6 into -6, that is 91, then we came to dy, again a determinant, y means coefficient of y that is a -1 and 5 are replaced by 17 and 6, so -1 and 5 are replaced by 17 and 6, 2 3 as it is, and -5 are replaced by 17 and 6. We solve it, 2 into 6 12 minus 17 3 is 51, so 12 minus 51 is -39, so we get d by -39. Finally we get the value of x as a dx upon d, the value of dx 91, d 13, कैंसिल हो जाएगा, 13 19 7 सा, and y is equals to dy by d, dy is -39 and d is 13, cancel, -3, so x is 7 and y is -3. होप आपका भी आंसर निकला होगा, और अगर आपने आंसर कंफर्टेबली निकाला है तो आप समझिए आपने क्रेमर लॉ कि आपकी पहला आपका स्टार्ट हो गया, एंड 2 वेरिएबल आप अगर एक आंसर आप निकाल चुके हैं तो अब 2 वेरिएबल में आपको कोई दिक्कत नहीं है कि आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। एनीवे हम एक आध दो डिफरेंट एग्जांपल करते हैं फॉर इनफिनिट मैनिपुलेशन एंड नो सॉल्यूशन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, 5x minus y is equal to 7 and 15x minus 3y is equal to 21, सॉल्व बाय क्रेमर लॉ। तो क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से प्रयास करिए, उम्मीद करता हूं प्रयास जरूर करेंगे। एनीवे आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन, वी स्टार्ट विद डी,
D is very no, D is very easy, 5 and minus 1 and 15 minus 3. So सॉल्व करने पर 5 into minus 3 minus 15 and minus 15 into minus 1 again minus 15 get cancel become 0. So D equal to 0. So ये यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होगा, तो फिलहाल आगे कंटिन्यू और dx कैलकुलेट करते हैं. dx is again a determinant, we know determinant, and for dx the coefficient of x, that is 5 and 15, are replaced by 7 and 21, right? For dx, coefficient of x, that is 5 and 15, are replaced by 7 and 21. 7 and 21. Minus 1 and minus 1 minus 3 as it is, no change. We solve it. 7 into minus 3 minus 21 हो गया, and minus 21 into minus 1 minus 21. Again it is cancelled, answer is 0. तो dx भी 0 आ गया. अब आगे कंटिन्यू करते हैं, dy कैलकुलेट कर लेते हैं. dy again a determinant. So for dy the coefficient of y are minus 1 and minus 3 here, minus 1 minus 3 here. These two are replaced by 7 and 21. as it is रहेगा. So for dy 5 and 15 is as it is, and the coefficient of y, that is minus 1 and minus 3, these two are replaced by 7 and 21. 7 and 21. मल्टीप्लाई करते हैं. 5 into 21 is 105 and 15 7s are again 105. आंसर इज अगेन 0. सो व्हाट वी सी, हमने क्या देख लिया यहाँ पे भाई, d इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई इज इक्वल टू 0. सारे 0 हैं, तो इट प्रोवाइड्स यू इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन. इन्फिनाइट मेनी सोल्यूशन. अब सोल्यूशन निकाले कैसे, तो निकल और यहाँ तक कर भी लिया होगा. अब इसके आगे आप लोग को बहुत लोगों को डाउट आया होगा, भाई यहाँ तक तुमने कर लिया, 0 0 0 भी निकाल लिया, अब सोल्यूशन कैसे निकालें, उसका क्या तरीका होगा. बड़ा देखिए, इसका बड़ा आसान तरीका होता है निकालने का. जस्ट हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेट ले लेंगे. लेट एक्स इक्वल टू, आप के ले लीजिए, एक्स इक्वल टू क्या, उसको पहले क्वेश्चन पुट कर देते हैं. किसी भी एक क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, जो आज छोटी क्वेश्चन दिख रही है, पहले वाली छोटी इसे पुट कर दें. यहाँ पुट कर दीजिए, एक्स से ये हमने लेट लिया, तो 5 एक्स सीधा के रख देंगे यहाँ पर, के माइनस वाई इज इक्वल टू 7. वाई के लिए कैलकुलेट कर लें, तो वाई कितना आ जाएगा, 5k माइनस 7. तो व्हाट वी गेट एक्स इक्वल टू के एंड वाई इक्वल टू 5k माइनस 7. यही आपका सोल्यूशन है. तो आप सोल्यूशन क्या बोलेंगे, आप सोल्यूशन बोलेंगे x इज इक्वल्स टू k एंड y इज इक्वल्स टू 5k माइनस 7. अब यहाँ पे k क्या है, k इज एनी रियल नंबर. k कोई भी रियल नंबर हो सकता है, k इज एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है k. अब देखिए फॉर एग्जांपल कि कोई कुछ पुट करिए, सपोज कि अपन यहाँ 1 पुट करते हैं, ऐसे ही बता रहा हूँ ना, जस्ट फॉर आपको समझने के लिए, ये समझाने के लिए आपको, है ना. अब देखिएगा, मैं इसको ऐसे अपन पुट करते हैं, के कोई पुट ले, सपोज अपन के पुट कर लेते हैं 1, ठीक. तो समझाने के लिए आपको, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. के इक्वल टू 1, तो एक्स वैल्यू क्या निकल जाएगी 1, वाई कितना निकल जाएगा आपका, 1 पुट करेंगे तो यहाँ 1 माइनस 2 आ जाएगा, ठीक. ये एक सोल्यूशन हो गया. के इक्वल 2 पुट कर लीजिए, 2 पुट कर लेंगे, एक्स कितना आ जाएगा आपका 2, वाई कितना आ जाएगा 2 यहाँ पुट कर लीजिए, 10 माइनस 7 3 आ जाएगा, 3. इस तरह से एंड डॉट 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 ऐसे पुट कर दें. तो के की जगह 1 2 3 4 5 6 पुट करते जाए, आपको सोल्यूशन निकलते जाएंगे, सोल्यूशन निकल जाए. ये सारे के सारे सोल्यूशन गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. के की जगह 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, पुट करते जाएं, तो के लिए बदलते जाएंगे और सोल्यूशन बदलता जाएगा. समझ पाए. तो के इज एनी रियल नंबर. वैसे तो डेसिमल में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए मैंने इंटीजर लिए ताकि आसानी समझा सकूँ. तो हमें बेसिकली, ठीक, इतनी बात समझ में क्लियर है मेरी बात, ओके. तो अब बैक टू आते हैं इसमें, ये हो गया, ठीक है. तो हमने यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, के किलो पुट करते, के किलो चेंज करते जाइए, राइट है ना. ये आपके कुछ सोल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे, ठीक है. तो आपके सोल्यूशन बदलते जाएंगे. तो बस ये आपका फाइनल आंसर है. अगला ऑप्शन प्रयास करेंगे. सॉल्व इक्वेशन यूजिंग क्रेमर लॉ. इक्वेशंस आर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 7. सॉल्व यूजिंग क्रेमर लॉ. तो चलिए क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए. उम्मीद करता हूँ आप प्रयास जरूर करेंगे और आपने प्रयास किया भी होगा. तो चलिए अब सोल्यूशन पर चलते हैं. We start with D. आंसर मिला लेंगे. इट इज 2 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2. सॉल्व करने पर हो जाएगा आपका, ये सेंट हो जाएगा, तो हो गया माइनस 4 एंड माइनस 4 इंटू माइनस 1 अगेन माइनस 4. गेट कैंसिल बिकम 0. तो D तो आ गया आपका 0. तो यूनिक सोल्यूशन तो आएगा नहीं है, नो यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन तो आने वाला नहीं है. अब बात करें dx निकालते हैं, ठीक. dx इज अ डिटर्मिनेंट,
right? And coefficient of x, that is 2 and 4 are replaced by 5 and 7, right? For dx what we do, coefficient of x that is 2 and 4, 2, 4 are replaced by 5 and 7. So यहाँ 5, 7 आ जाएगा, and y coefficient as it is -1 and -2. सॉल्व कर लेते हैं. This into this -10 and -7 into -1 -7 सॉल्व करने पा जाएगा -3. तो हमने क्या देखा, नॉट इक्वल टू 0 आ गया. हमने कहा कि dx कैसा आ गया, नॉट इक्वल टू 0. सो व्हेन d इक्वल टू 0 एंड dx इक्वल टू नॉट 0, तो ये हो जाएगा आपका नो सोल्यूशन. इट बिकम्स योर नो सोल्यूशन. मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपका d 0 आ जाए और dx और dy में कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, कोई भी एक, तो नो सोल्यूशन आएगा. अब फर्दर आपको dy निकालने की जरूरत नहीं है. याद रखेंगे अगर d आपका 0 आ रहा है और dx और dy में कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए, कोई भी एक, तो नो सोल्यूशन हो जाएगा. तो फर्दर क्योंकि dx आपका नॉन जीरो आ गया तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं. अगर सपोज dx की वैल्यू 0 आती है देन फर्दर वी मूव टू dy, तब जाते हैं. एनीवे सीधा हो जाएगा नो सोल्यूशन. तो सबको ये आपका, इसको आप इनकंसिस्टेंट भी कह सकते हैं, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन भी कह सकते हैं. ठीक है, नो सोल्यूशन. एनीवे अब आगे कंटिन्यू करते हैं और अब मूव करते हैं इसके आगे 3 वेरिएबल इक्वेशंस पर. तो चलिए अब शुरू करते हैं 3 वेरिएबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन. 3 वेरिएबल इक्वेशंस आर हियर इन दिस पैटर्न. a1x plus b1y plus c1z equal to d1, a2x b2y c2z equal to d2, a3x plus b3y plus c3z equal to d3. एक बात का ध्यान रखेंगे, d1 d2 d3 तीनों के तीनों इक्वेशन के आरएचएस में रहेंगे. d1 d2 d3 विल बी इन आरएचएस ऑफ इक्वेशन राइट साइड में, इट वोंट बी इन एलएचएस. तो ध्यान रखेंगे कि d1 d2 d3 कितने रहेंगे, आरएचएस में रहने चाहिए. इट विल बी इन आरएचएस. When d1 d2 d3 all are 0, it is set homogeneous. अगर तीनों 0 हो जाएं, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों 0 हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, इसको होमोजेनस बोलते हैं. और जब ये नॉन जीरो रहते हैं, कोई भी एक नॉन जीरो है, कोई भी एक नॉन जीरो रहेगा, अदरवाइज नॉन होमोजेनस. और हमारा मेन फंक्शन नॉन होमोजेनस से फिलहाल नॉन होमोजेनस करने वाले हैं, और हमारे मेन कंटेंट में फिलहाल नॉन होमोजेनस ही है. ठीक है, तो फिलहाल हम नॉन होमोजेनस करेंगे. इसमें d1 d2 d3 क्या रहेंगे, नॉन जीरो. कम से कम एक या दो तो नॉन जीरो रहेंगे. ठीक है. एनीवे अब चलते हैं, इसको भी सॉल्व कैसे करना है, यूजिंग क्रेमर लॉ, बट डिटरमिनेंट यूज करके. तो डिटरमिनेंट बनाने का तरीका तो पहले आपको मैं क्या सिखाऊंगा, डिटरमिनेंट कैसे बनाते हैं. ठीक है, तो इसमें 4 बनेंगे. पहले डी बनाएंगे. डी बनाना सबसे आसान होता है, आप जानते ही. a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये बन गया डी. कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड कोफिशिएंट ऑफ z. डी निकल गया. अब बात करें dx की. लगभग बनाने का तरीका बिल्कुल लगभग वही होता है 2 जैसा, बस ध्यान देंगे, एक बार ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एक बार ध्यान देंगे, dx राइट हियर, कोफिशिएंट ऑफ x a1 a2 a3 आर रिप्लेस बाय d1 d2 d3. फॉर dx कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज a1 a2 a3 आर रिप्लेस बाय d1 d2 d3. लग देते हैं यहां पर d1 d2 d3. बाकी कॉपी कर देंगे, b1 b2 b3 कॉपी, c1 c2 c3 कॉपी. अब गेस कर भी पा रहे होंगे आप dy. अब थोड़ा आप गेस भी कर लेंगे आप. एनीवे एंड मोस्टली यू आर राइट. व्हेन इट कम्स टू dy कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज b1 b2 b3 this b1 b3 are replaced by of course d1 d2 d3. Coefficient of y are replaced by d1 d2 and d3. So a1 a2 a3 no change. b1 b2 b3 that is a, इसकी जगह जाएगा d1 d2 d3. b1 b2 b3 can be replaced by d1 d2 d3 and c1 c2 c3 copy, c1 c2 c3 copy, and finally dz. ऑफ कोर्स अब आप गैस कर ही सकते हैं डी जेड की बात करें. सो कोफिशिएंट ऑफ जेड दैट इज अ c1 c2 c3, c1 c2 c3 आर कोफिशिएंट ऑफ जेड एंड c1 c2 c3 आर रिप्लेस बाय ऑफ कोर्स d1 d2 d3. सो c1 c2 c3 आर रिप्लेस बाय ऑफ कोर्स d1 d2 एंड d3. सो a1 a2 a3 कॉपी, b1 b2 b3 कॉपी, एंड फाइनली यहां जाएगा d1 d2 एंड d3. गेटिंग माय पॉइंट.
A1 A2 A3 copy, B1 B2 B3 copy, and that is C1 C2 C3 coefficient of Z are replaced by D1 D2 D3, here D1 D2 D3। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, और इसके आगे हम प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करेंगे। चलिए प्रॉपर्टीज कंटिन्यू करते हैं और उसको पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार इसे वापस ऑब्जर्व कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। D A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 dx coefficient of x that is A1 A2 A3 are replaced by D1 D2 D3, बाकी दोनों कॉपी हो जाएंगे, बाकी तो कॉपी रहेंगे। dy coefficient of y that is B1 B2 B3 are replaced by D1 D2 D3, तो यहाँ पे आ जाएगा D1 D2 D3, B1 B2 B3 are replaced by D1 D2 D3, and A1 A2 A3 and C1 C2 C3 are copied. And finally for dz, coefficient of z that is C1 C2 C3 are replaced by D1 D2 D3, and rest two columns are copied, A1 A2 A3 copy, B1 B2 B3 copy। तो इतना आप अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर भी लिया होगा आपने। अब यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको हटाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके वर्किंग रूल पढ़ लेते हैं हम। ये वर्किंग रूल्स हैं इसके। वर्किंग रूल जैसे उसमें था, जैसा आपका टू वेरिएबल में था लगभग वही है, कोई खास फर्क नहीं है। व्हेन डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, x की वैल्यू dx बाई डी, y dy बाई डी हम जानते हैं, z dz बाई dz बाई डी आ जाएगा, तो हम ऑलरेडी जानते हैं z dz बाई डी आ जाएगा। सेकेंड, when d zero and any of dx dy dz नॉन जीरो, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। वैसे ही है कि अगर आपका d जीरो हो और कोई भी एक dx dy dz कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो हम उसको बोलेंगे नो सोल्यूशन। कोई भी एक, एनीवन, कोई भी एक नॉन जीरो आ जाए तो बोलेंगे नो सोल्यूशन। एंड थर्ड, d dx dy dz all zero, it may have infinite many solution, mostly then it will be consistent। it may have infinite many solution, mostly no solution also may occur, we need to cross check by solving। बस टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल एक ही फर्क है। जब यहाँ पे d dx dy dz सारे जीरो होते हैं तो मोस्टली इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन ही होता है, मोस्टली यही होता है। बस वी नीड टू क्रॉस चेक बाय सॉल्विंग, बस क्रॉस चेक वहां पे सीधा एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्रॉस चेक करके दिखाना पड़ता है। नो सोल्यूशन ऑल्सो मेकर, पर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन आपको समझ में कब आएगा जब एग्जांपल करेंगे। ये जब तक एग्जांपल नहीं बताऊंगा तब तक समझ में आएगा नहीं से कैसे हम वेरीफाई करते हैं क्रॉस चेक को। तो बेटर है वेट फॉर एग्जांपल, कि एग्जांपल आएगा तो करेंगे। लेकिन हाँ, मोस्टली इनफिनिट में सोल्यूशन ही होता है मोस्टली, और हम क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। एग्जांपल करेंगे तो क्लियर होगा। इसकी संभावना बहुत कम होती है, फिर भी एकदम इग्नोर तो नहीं कर सकते कि नहीं होती, बहुत कम होती है। बट हाँ, जब करेंगे एग्जांपल तभी समझ में आएगा वो, तो उसमें बेटर हम एग्जांपल का वेट करें। और आगे बढ़ने से पहले इसे आपको इवेल्यूएट करना है। 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, ये डेल की वैल्यू है। इसे एक्सपांड करके इवेल्यूएट करना है। आप कहेंगे तो आपको आता है, आप तो कर चुके हैं कई बार, नहीं मुझे पता है आप कर चुके हैं। तो इसका आपको एक आंसर निकालिए। आपको एक बार में परफेक्ट आंसर निकालना है। अगर आपने एक बार में परफेक्ट आंसर निकाल लिया तब आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और इसका आंसर अगर आप एक बार में परफेक्ट नहीं निकालते हैं, गलत निकालते हैं, तो आपको वापस जाके फर्स्ट QFP सॉल्व करके फिर आगे बढ़ेंगे। बात एकदम क्लियर है। इसका आंसर आप निकालेंगे। अगर एक बार में आपका सही आंसर आएगा तभी आपको वीडियो आगे लेके जानी है। अगर आपका आंसर एक बार में सही नहीं आ रहा है तो आप पीछे जाइए, QFP 1 को एक क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैं डिटेल में, वैसे तो हमारा किया, फिर भी वापस डिटेल में मैं कर दे रहा हूँ ताकि आगे में डिफिकल्टी ना हो, कि इसके आगे में यही करना है काफ़ी समय तक। ठीक है, एनीवे तो मैं एक्सपांडिंग R1 कर रहा हूँ। एक्सपांडिंग R1 सबसे पहले लिखेंगे 2, एनीवे इसका साइन होता है हम जानते हैं प्लस माइनस एंड प्लस। सबसे पहले 2 के बाद डिटरमिनेंट बनाया, 2 का रो कॉलम ड्रॉप कर देंगे। 2 का अपने रो कॉलम ड्रॉप कर दिया तो बचा यहाँ से 0 4 और 5 -7। फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +3 डिटरमिनेंट बनाया। 3 का रो और कॉलम ड्रॉप कर दिया तो बचा 6 1 और 4 -7। फिर बचा 5, डिटरमिनेंट बनाया। 5 का रो और कॉलम ड्रॉप कर दिया तो बचा 6 0 और 1 5। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। 2 जाएगा 0, -5 4 20 +3, 6 × -7 -42, -4 × 1 4 +5, 6 5 30,
माइनस 0। सॉल्व करने पर हो जाएगा -40, माइनस से हो जाएगा आपका 46 इंटू 3, तो 46 इंटू 3 होता है 138 एंड प्लस 150, ये दोनों कैट करेंगे आ जाएगा -178 प्लस 150, सॉल्व करने पर -28। अगर आपका आंसर -28 आ चुका है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइए, अगर आपका आंसर नहीं आया है तो वापस जाइए QFP1 को, फिर QFP में जितने ऐसे क्वेश्चन हैं उसको वापस फिर बनाइए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक इसके आंसर नहीं निकलेंगे सटीक, आपको आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्व बाय क्रेमर लॉ, इक्वेशंस आर गिवन हियर, x plus y plus z equal to 6, x plus 2z equal to 7, 3x plus y plus z equal to 12। तो पहला क्वेश्चन आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो सब डिटरमिनेंट बनाएंगे इसमें, तो d तो सबसे आसान होता है बनाना, वी नो वेरी वेल। d इज इट विल बी 1 1 1 1 1 1, फिर आ जाएगा x में 1, y नहीं है तो 0 हो जाएगा, और z का हो जाएगा 2, और फिर 3 1 2 3 1 2, दीज आर द, नहीं सॉरी माई मिस्टेक, 3 1 1 माई मिस्टेक, 3 1 1 माई मिस्टेक। मैं फिर वेरीफाई कर लेता हूँ, गलत ना हो। 1 1 1 1, ठीक है, फिर 1 वाई में 0, z का 2, और फिर 3 1 1 3 1 1, ये हो गया हमारे कोफिशिएंट्स डी के, ठीक है। अब निकालेंगे dx। dx में कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1 1 3 आर रिप्लेस बाय 6 7 12, तो हो जाएगा आपका 6 7 12, और बाकी दोनों रो कॉलम, बाकी दोनों कॉलम कॉपी हो जाएंगे, 1 0 1 कॉपी एंड 1 2 1 कॉपी। dy की बात करते हैं, तो dy में जो y के कोफिशिएंट्स हैं दैट इज 1 0 1 दैट कैन बी रिप्लेस बाय 6 7 12, बाकी दोनों कॉपी हो जाएंगे, तो y में 1 0 1 विल बी रिप्लेस बाय 6 7 12, बाकी दोनों कॉपी हो जाएंगे, तो 1 1 3 इट विल बी 6 7 12 एंड 1 2 1 कॉपी। dz की बात करते हैं, dz में z के कोफिशिएंट दैट इज 1 2 1, दैट इज 1 2 1, तो 1 2 1 आर रिप्लेस बाय 6 7 12, रेस्ट टू आर कॉपी, सो 1 2 1 आर रिप्लेस बाय 6 7 12, रेस्ट टू आर कॉपी, सो 1 1 3 1 0 1 एंड इट विल बी 6 7 12। तो सबसे पहले एक बार अपने आप डिटरमिनेंट मिला लीजिएगा, इस तरह से आपकी डिटरमिनेंट है। इसमें से मैं केवल एक आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, d, बाकी dx dy dz आप खुद कैलकुलेट करें, मैं सारे में कैलकुलेट नहीं करूँगा, कोई मतलब भी नहीं है, तो मैं केवल d कैलकुलेट करूँगा, रेस्ट dx dy dz आप खुद ही कैलकुलेट करेंगे, खुद उसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो इसे आप खुद से कैलकुलेट कर लें, इतना वीडियो को नोट करके, इतना इस बाकी इसे आप खुद कैलकुलेट कर लें, यानी मैं d कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, इतना तो बनता है, लेकिन अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो d की वैल्यू जाएगी 1, मैं रो 1 एक्सपांड कर रहा हूँ, जाएगा आपका 0, और 1 2 से इंटू हो गया तो आ गया -2, फिर आएगा -1, ये हो गया आपका रो कॉलम ड्रॉप कर देंगे, फिर ये जाएगा रो कॉलम ड्रॉप तो जाएगा 1 इंटू 1 1, -3 2 6, फिर अगेन 1, ये वाला रो कॉलम ड्रॉप कर देंगे, तो 1 इंटू 1 1, -3 इंटू 0 0। सॉल्व कर लेते हैं, पूरा देख लें कितना था, -2, ये हो गया आपका -5 +5 हो जाएगा एंड +1, -2 -5 +5 +1 5 प्लस, आंसर आ जाएगा 4। तो ये d की जो वैल्यू आएगी आपकी कितनी आएगी, आपकी 4 आ रही है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ साइड में, ठीक है, इक्वल टू लिख देता हूँ, ठीक है। तो d की वैल्यू आ जा रही है आपकी कितनी आ रही है, 4, d की वैल्यू आपकी 4 आ रही है। वैसे ही आपको dx dy dz खुद से कैलकुलेट करना है, तो वीडियो को पॉज करके इसे खुद से कैलकुलेट कर लें, dx dy dz, एनी मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ, अब ऐसा कैलकुलेट आप खुद करना है। तो dx आपका 6 7 12 1 0 1 1 2 1, इस सब की वैल्यू आएगी आपकी 1 2 12, और dy की बात करें तो 1 1 3 6 7 12 1 2 1, इसकी पूरी वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर 4, dz इज योर 1 1 3 1 0 1 6 7 12, सबकी सॉल्व कर वैल्यू आएगी आपकी 8। अब खुद सॉल्व करना है, मैं सबको सॉल्व नहीं करूँगा, कोई मतलब नहीं, खुद से करिए और बस आंसर निकल गए। तो बस यहाँ पे फाइनल आंसर लिख दें, x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देंगे, एक पहले यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे d इज नॉट इक्वल टू 0, देयर फॉर यूनिक सोल्यूशन, और बस वैल्यू निकालते जाएं, x इज इक्वल्स टू dx बाई डी मतलब हो गया आपका 12/4, आंसर इज 3, y विल बी dy बाई डी, dy मतलब आपका हो गया 4,
और d इज़ अगेन 4, 4/4, आंसर इज 1। एंड z निकाल लेते हैं इस तरफ, यहाँ पर z विल बी dz by d, dz इज 8 और d मतलब 4, 8/4, आंसर इज 2। तो फाइनली आप यू कैन से x is 3, y is 1 and z is 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, x3, y 1 and z 2। इस तरह में कैलकुलेट करना होता है। तो बस अगर आपने देखा होगा तो उसमें बस मेहनत है, केवल आपको ये इसे एक्सपांड करने आना चाहिए। और इसीलिए जब वीडियो के शब्द में जोर दे रहा था कि आप एक्सपांड सही करिए। अगर आपका एक्सपांशन गलत होगा तो फिर आपके आंसर तो गलत निकलेंगे ही। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। सॉल्व क्रेमर लॉ। x plus y plus z equal to 45, minus x plus z equal to 8 and x minus 2y plus z equal to 0। ये तीन इक्वेशंस हैं। आपको वही पूरा प्रोसेस आपको पता है, तो क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए। थोड़ी मेहनत तो है पर एनीवे प्रयास तो बनता है। तो चलिए क्वेश्चन नोट करें और प्रयास करें। मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। उम्मीद तो आपने प्रयास कर भी लिया होगा और आंसर भी कैलकुलेट कर लिया होगा। तो सोल्यूशन में ला लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डी से। डी तो सबसे आसान होता है निकालना। 1 1 1, फिर आएगा 1 1 1, फिर आएगा -1 x में, y नहीं तो 0 और z का हो जाएगा 1, और फिर यहाँ आ जाएगा 1, ये हो गया आपका -2 और ये हो गया आपका 1। इसको वापस से मैं ला लेता है, गलत ना हो। 1 1 1, फिर -1, y में 0, z का 1 और 1 -2 1 1 -2 1, फाइन। अब एक एक करके बाकी निकाल लेते हैं। dx, we know very well that that is this 1 -1 1 -1 1 can be replaced by 45 8 and 0, 45 8 and 0, and rest two are copied, 1 0 -2 and 1 1 1, right? The coefficient of 1 1 -1 are replaced by 45 8 and 0। ठीक है, 45 my mistake, 48 लिख दिया, 45 होगा ना, 45 है, 45 8 and 0। Now come to dy। In dy, the coefficient of y, that is 1 0 and -2, 1 0 and -2, 1 0 and -2 are replaced by 45 8 and 0। So 1 -1 copy and 1 0 -2, that ये आपका हो जाएगा 45 8 and 0, and rest is copy, 1 1 is copy। And finally dz। In dz, the coefficient of z, that is 1 1 are replaced by 45 8 and 0, rest two are copied। So 1 -1 1 here, then 1 0 -2 1 0 -2 here copy, and 1 1, this 1 1 is replaced by 45 8 and 0, 45 8 and 0। इस बार मैं सबके लिए उसमें डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, एक एक बार मैंने कैलकुलेट की हुई है। तो मिलाकर एक मैं आंसर लिख देता हूँ और आपको तो खुद से कैलकुलेट करना है एनीवे। तो जस्ट इट इज़ 1 -1 1 1 0 -2 एंड 1 1, इन सबको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 6। उम्मीद करता हूँ आपको भी 6 ही आया होगा। व्हेन कम टू dx, इट इज़ 45 8 and 0 1 0 -2 एंड 1 1, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 66। dy की बात करें, 1 -1 1 45 8 and 0 एंड 1 1, इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 90 90। एंड dz की बात करें, 1 -1 1 1 0 -2 45 8 and 0 को सॉल्व करेगा तो आंसर आएगा 1 1 4। ये वैल्यूज़ हैं और उम्मीद करता हूँ आपने भी यही कैलकुलेट की होंगी। और बस इसके बाद तो बस फॉर्मेलिटी बची, आप भी जानते हैं, जस्ट फॉर्मेलिटी लेफ्ट। तो उसका आंसर निकाल लेते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। x is equals to dx by d, that is 66 by 6, answer is 11। y is equals to dy by d, that is 90 by 6, 90 by 6, answer is 15। and z is equals to dz by d, that is 114 by 6, and answer is 19। So when it comes to x 11, y 15 and z 19, उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कैलकुलेट किया होगा और आप में से बहुतों का आंसर आया भी होगा और कुछ की गलती हुई होगी, एक आध डिटरमिनेंट में गलत आया होगा, आंसर गलत आया होगा, तो आंसर में अनसाइन एरर हो गया होगा या वगैरह कुछ भी हो सकता है। और अगर आपने परफेक्टली निकाला तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये आपके आंसर तीनों आ गए हैं
तो इट इज़ डन। और मोस्टली व्हेन इट कम टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यही फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जिसमें यूनिक सोल्यूशन आता है। बाकी जो फॉर्मेट है दैट विल बी लेस इंपॉर्टेंट। याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये वाला जो फॉर्मेट है कौन सा, जिसमें आपको एक्स वाई और जेड की यूनिक सोल्यूशन निकलती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यही फॉर्मेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। बाकी फॉर्मेट्स को कंटेंट वाइज करना है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए कैसे करते हैं। नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन फिर भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे। सॉल्व बाय क्रेमर लॉ। इक्वेशंस आर x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 6, x प्लस 3y माइनस 3z इक्वल टू -4, 5x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 10। क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए, इतना तो आप करिए। उम्मीद को तो आपने प्रयास कर लिया होगा। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन इतना पार्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये इतना आपने किया होगा। आप सभी के लिए आई होगी d इज इक्वल टू 0, dx इक्वल टू 0, dy 0, dz 0 एंड इट मे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। सीधा इनफाइनाइट में सोल्यूशन नहीं बोलेंगे, इट मे, ये लगभग मोस्टली से मैंने बोला था कि सॉल्यूशन हो सकता है, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अब उसको वेरीफाई करके देखेंगे। तो इतना तो आप अपनी कॉपी में नोट, अगर आपको 0 0 0 आ गया वेल एंड गुड, इतना अपनी कॉपी में नोट कर लें। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यहाँ इसके आगे आप ट्रैप हो गए होंगे, इसके आगे आपको नहीं पता होगा कैसे करते हैं। कि ऑफकोर्स कहाँ से पता होगा, पहली बार करें तो कहाँ से पता चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके आगे में किस तरह करना है। तो मैं इसके आगे का सोल्यूशन कर उसको यहाँ हटाता हूँ और इसके आगे का सोल्यूशन पूरा करता हूँ और आपको बताता हूँ हम किस तरह क्रॉस वेरीफाई करते हैं फॉर इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन। इसको यहाँ से मैं हटाता हूँ। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, नाउ वहाँ आगे नाउ कंटिन्यू करेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले शुरू की 2 क्वेश्चन पिक कर लीजिए। वैसे कोई भी 2 कर सकते हैं, मैं शुरू की 2 कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि शुरू की 2 में हम z को इधर भेज देंगे। तरीका यह होता है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3z। इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज देंगे। दूसरी क्वेश्चन में x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा 3z माइनस 4 आ जाएगा, 3z माइनस 4। 2 क्वेश्चन निकल गई। अब हम क्या करेंगे, ये बनेगी, अब इसको ले लेंगे, इस वापस क्या माने, इसको इक्वेशन 1 और 2 ले लेंगे, 1 और 2, और इनको सॉल्व करेंगे। और जब सॉल्व करेंगे तो मानेंगे z कांस्टेंट है। थोड़ी देर हम क्या मानेंगे, z कंसीडर करेंगे ना, है नहीं, हम क्या करेंगे z कंसीडर कांस्टेंट, z को कांस्टेंट मानेंगे। लेकिन जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपको इसको सॉल्व किससे का, नॉर्मली सॉल्व नहीं करना है, इसको आपको सॉल्व करना है वही क्रेमर लॉ से सॉल्व करना है, जो हमने आज शुरुआत वीडियो में सीखा था। तो ये अभी 2 वेरिएबल इक्वेशन हो गई, अब इसको क्रेमर लॉ से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत में करता हूँ। d इज इक्वल्स टू 1 1, ये हो गया, सॉरी ये 1 माइनस 1 हो गया और 1 3। आंसर निकाल लेते हैं d का, इट विल बी 3 माइनस -1, आंसर इज 4। ठीक, फिर क्या निकाल, dx निकालते थे, याद ही होगा आपको। dx में ये 1, दिस 1 1 कैन बी रिप्लेस बाय, ये जैसे सीधा आ जाएगा 6 माइनस 3z एंड 3z माइनस 4, और ये -1 3 कॉपी हो जाएगा, तो हम जानते ही हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 हो जाएगा आपका 9z माइनस 3z प्लस 4, नहीं उल्टा कर दिया ना, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, हाँ सॉरी प्लस होगा, प्लस 3z माइनस 4, माई मिस्टेक, प्लस 3z माइनस 4। मैं फिर चेक कर लेता हूँ, 18 माइनस 3z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 3z माइनस 4, फाइन। तो ये जाएगा आपका 18 माइनस 4 हो गया आपका 14, और ये जाएगा माइनस 6z, तो आ जाएगा फाइनली आपका 14 माइनस 6z आ जाएगा, dz, ठीक, dx सॉरी। फिर निकालेंगे dy, ठीक, फिर निकालेंगे dy में क्या होगा, अब ये 1 1 तो वैसे ही रहेगा, और ये -1 3 कैन बी रिप्लेस बाय दिस, दैट इज 6 माइनस 3z एंड 3z माइनस 4। सॉल्व कर देते हैं, तो 3z माइनस 4 अब हो जाएगा, हाँ -6 प्लस 3z। सॉल्व करने पर ये हो जाएगा आपका 6z माइनस 10। ओके फाइन, तो dx dy निकल गए। अब निकालेंगे x और y की वैल्यू। x विल बी dx बाई d, दैट इज 14 माइनस 6z बाई d, मतलब कितना हो गया आपका 4, और सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 से कट जाएगा, तो जाएगा आपका 7 माइनस 3z बाई 2। फिर y निकाल लेते हैं, y विल बी dy बाई d, dy कितना था आपका 6z माइनस 10 बाई 4। सॉल्व करने पर 2 से कट जाएगा,
3z माइनस 5/2। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई, आपकी y की वैल्यू आ गई। अब हमने दो इक्वेशन यूज़ की थी, कौन सी दो इक्वेशन यूज़ की थी? ये दोनों, फर्स्ट और सेकंड। अब जो थर्ड जो बच गया, नाउ थर्ड इक्वेशन जो बच गया था, नाउ लेफ्ट थर्ड इक्वेशन जो हमारी बच गई थी, थर्ड इक्वेशन जो हमारी बच गई थी, कौन सी बची थी हमारी? इसे कॉपी कर लेते हैं। नाउ थर्ड लेफ्ट 5x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू, इसको यूज़ करेंगे, यूज़ इट। और अब इसमें वेरीफाई करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इनमें वैल्यूज़ रख देंगे, x की और y की वैल्यू रख देंगे। इसको वेरीफाई करके देंगे अब ये सही है कि नहीं। x हम निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ z, तो 5 हो गया। x की जगह रखेंगे ये वाली वैल्यू 7 माइनस 3z/2। y भी हम निकाल चुके हैं, y हमने निकाली, ये निकाली हुई है 3z माइनस 5/2 प्लस 3z इक्वल टू 10। बात एकदम क्लियर है। x कैन बी रिप्लेस बाय दिस, x कैन बी रिप्लेस बाय 7 माइनस z/2, दिस y कैन बी रिप्लेस बाय 3z माइनस 5/2। उसको सॉल्व कर देते हैं। तो 35 माइनस 15z हो जाएगा आपका प्लस 3 9z माइनस 15 और प्लस हो जाएगा आपका 6z बाई होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10। काट लीजिए जितना कट रहा है, 9 6 15 15z तो कट जाएगा। 35 माइनस 15 20 20/2 इज इक्वल टू 10। देखिए कितना 10/10 आ रहा है। मतलब वेरीफाई हो गया। ये वेरीफाई हो गया, इसका मतलब ये है कि आपका ये इन्फिनिट में सोल्यूशन आएगा। इसका मतलब है आपका अगर 10/10 वेरीफाई नहीं होता तब हम बोलते हैं कि नो सोल्यूशन। मेरी बात समझ गए। हमने x निकाल लिया z के टर्म्स में, हमने y निकाल लिया z के टर्म्स में, और इन दोनों वैल्यूज़ को मैं थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया। थर्ड इक्वेशन पुट x की जगह ये वाली वैल्यू, y की जगह z वाली वैल्यू, और ये वाला z का टर्म एज इट इज। ठीक। और उसका अगर ये इक्वल टू अगर वेरीफाई नहीं होता तब हम बोलते हैं नो सोल्यूशन। ये वेरीफाई हो, जैसे मैंने बोला था मोस्टली वेरीफाई हो जाएगा, तो ये आ गया आपका इन्फिनिट में सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या निकला वो भी तो बात होती है। तो सोल्यूशन निकालने का तरीका ये होता है इसमें कि हम जो z जो हमने z को हम x यहाँ पे हमने जो रिप्लेस किया था शुरुआत में, जिसको हमने कॉन्स्टेंट मान के चला, हमने क्या हमें z कंसिडर कॉन्स्टेंट लिया था ना, z कंसिडर कॉन्स्टेंट, तो z को हम क्या ले लेते हैं, अ कॉन्स्टेंट। ठीक। और x की वैल्यू क्या निकल जाएगी इसके हिसाब से, x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी 7 माइनस 3z के लिए ना, तो 7 माइनस यहाँ रख देंगे k, z की जगह k रख देंगे 3k बाई 2, और y क्या निकल जाएगा आपका, ये y आ जाएगा 3k माइनस 5/2, ये निकल गई वैल्यू। और यहाँ पे k क्या होगा, k होगा आपका एनी रियल नंबर, k इज एनी नंबर, कहिए एनी रियल नंबर बोलिए, बात एक ही है। ये होगा इन्फिनिट में सोल्यूशन। और जब इन k की जो वैल्यूज़ है ना, एक की जो वैल्यूज बदलते जाएंगे, सपोज कि यहाँ पे 1 रखेंगे तो अलग आंसर आएगा, कि यहाँ 2 रखेंगे तो अलग आंसर आएगा, कि 3 रखेंगे तो अलग आंसर। जब के लोग बदलते जाएंगे तो अलग अलग आंसर निकलेंगे। वो सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ है ना। एक मैं जस्ट आपको एक मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, जस्ट एक सिंगल वेरीफाई, सारा करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप मेरी बात, फिर भी एक सबसे आंसर k इक्वल टू 1 ही ले लेते हैं, सबसे ईजिएस्ट k इक्वल टू 1 ले लेते हैं। भाई तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, है ना। x कितना आ जाएगा, यहाँ 1 पुट कर देंगे तो 7 में से 4 और 4/2 आंसर 2 आ जाएगा, है ना। और z कितना जाएगा, z यहाँ 1 रख देंगे तो सॉरी k 1 रख देंगे तो हो जाएगा आपका -2/2 -1 आ गया। ये एक सोल्यूशन है k इक्वल टू 1 रखने पर। ये जो सोल्यूशन है इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट करके देख लें, x की जगह 2 पुट कर देते हैं, ये हो गया 2 माइनस y की जगह पुट कर देते हैं, सॉरी ये y है, माई मिस्टेक, ये y है, y की जगह -1 पुट कर दिया और 3 और z की जगह पे 1 पुट कर दिया इक्वल टू 6। सॉल्व करके देखिए 2 + 1 + 3 इक्वल टू 6 है ना। 2 + 1 + 3 इक्वल टू 6, देखिए 6 इक्वल टू 6 आ गया, वेरीफाई हो गया, है ना। तो इसमें k इक्वल टू 1 रखा तो एक आंसर निकला ना, एक आंसर निकला। वैसे k किलो बदलते जाइए, k की जगह 2 3 4 डालते हैं, अलग अलग आंसर निकलेंगे, सारे के सारे आंसर ना इसको सेटिस्फाई करेंगे, ऐसा होता है। पर ये वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर है, बस मेरा मतलब आ रहा है कि इसका मतलब होता क्या है ना। क्यों हम इन्फिनिट में सोल्यूशन बोलते हैं, इन्फिनिट में सोल्यूशन बोलते हैं कि k किलो बदलने पर बार बार अलग अलग सोल्यूशन मिलेंगे, और सारे के सारे सोल्यूशन इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। यानी आपको बस इतना निकाल के ड्रॉप कर देना है। तो चलिए, तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, थोड़ा लंबा सोल्यूशन जरूर था। एनीवे, अब इट्स टाइम फॉर सॉल्विंग QFP। अब QFP सॉल्व करिए। हाँ, एक और चीज़ इसमें कि हमने आज इसमें किया था, नॉन होमोजेनियस कंडीशन की थी मैं, नॉन होमोजेनियस वाली। होमोजेनियस कंडीशन हमारे अप्लाइड के कंटेंट में नहीं है, तो उस पर उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है।